हेलो फ्रेंड्स। आज हम मिलते हैं श्री जितेंद्र दिवाकर सर से। आज आज तक आपने बहुत से पॉडकास्ट देखे होंगे। वो सभी एक्सपोर्ट बिजनेस में इन्वॉल्व है, ओनली एक्सपोर्ट बिजनेस में। बट जिनको आज हमने इनवाइट किया है, ये ना ही एक्सपोर्ट बिजनेस में हैं, बल्कि ये गेस्ट फैकल्टी हैं और कोई छोटे मोटे इंस्टीट्यूशन में नहीं, एमएसएमई जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन में। और इन्होंने अपनी एजुकेशन आईआईएम से करी है, आईआईएम जम्मू, आईआईएम लखनऊ। तो आइए आज हम एक्सपोर्ट के बारे में बहुत इन डेप्थ जानकारी लेते हैं, जो हमें आज तक नहीं मिली है या फिर जिन्हें आप अपना के अपने। तो चलते हैं श्री जितेंद्र दिवाकर सर के पास। धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। जी सर। तो सर मतलब जैसे आप गेस्ट फैकल्टी हैं, तो आपको ऐसा क्या सूझा कि आप एक्सपोर्ट बिजनेस में आए? देखिए, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो मैं जॉब करता था। एक्सपोर्ट के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जैसे कि मेरा बचपन से सपना था कि मुझे एक बिज़नेसमैन बनना है हम्म। और उसी सपने को का पीछा करते हुए मैंने एक्सपोर्ट की ट्रेनिंग ली। उसके बाद एक्सपोर्ट में ही मैंने जॉब से अपना करियर शुरू किया और जॉब में जो कुछ मैंने सीखा, उसी के आधार पे अपना मैंने बिज़नेस शुरू कर लिया। और बिज़नेस शुरू करने के साथ जो भी मैंने सीखा, जो भी मुझे जानकारी हुई, मुझे लगा कि नए लोगों को बताना चाहिए, उन लोगों को प्रेरित करना चाहिए। तो इस वजह से मुझे अगर मौका मिला एमएसएमई के द्वारा, तो मैंने एज ए गेस्ट फैकल्टी ट्रेनिंग देना शुरू किया। तो सर 2009 से आप इसी लाइन में हैं। जी। से अगर हम देखें मोटा मोटी तो 15 साल से बहुत ऊपर है। तो सर जिस अभी हम लोग तो न्यू कमर्स हैं या जितने भी हमारे दर्शक हैं जो आना चाहते हैं एक्सपोर्ट बिजनेस में, तो हमें एक्सपोर्ट बिजनेस में क्यों आना चाहिए और क्यों नहीं आना चाहिए? मतलब एक्सपोर्ट बिजनेस के पहले हम प्रोस कॉन्स जानना चाहते हैं। देखिए, एक्सपोर्ट बिज़नेस में सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको एक सम्मान की नज़र से देखा जाता है। एक्सपोर्टर का एक अलग ही रुतबा होता है। एक्सपोर्टर जहाँ भी जाता है, अगर आप एक्सपोर्ट कम्युनिटी से जुड़े हैं, तो आपको एक अलग ही नज़रिए से देखा जाता है, क्योंकि माना जाता है एक्सपोर्ट बहुत टफ़ होता है। जी जी। तो जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ सरकार भी उनको सहूलियतें देती है। सरकार अ, एक्सपोर्ट पे बहुत सारे इंसेंटिव्स देती है और एक्सपोर्ट बिज़नेस से आपको जो है दुनिया भर में एक्सपोज़र मिलता है और आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो। इन सब की वजह से एक्सपोर्ट करना चाहिए। और एक्सपोर्ट उन लोगों को नहीं करना चाहिए जो कागज़ों से घबराते हैं। कहते हैं कि जो लोग कागज़ों से डरते हैं, उनको एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जो लाइन है, इसमें कागज़ों का बहुत खेल है, सारा खेल कागज़ों का है। अगर आप पेपर वर्क में ज़रा भी गड़बड़ करते हैं, तो आपका एक्सपोर्ट खराब हो सकता ओके। तो सर एक्सपोर्ट में से प्रॉब्लम आती है, मतलब या पेमेंट नहीं आती है, तो उस केस में क्योंकि हमारे को सबसे ज्यादा डर पेमेंट से रिलेटेड ही होता है। एक्सपोर्ट में से प्रॉब्लम आती है, मतलब या पेमेंट नहीं आती है, तो उस केस में क्योंकि हमारे को सबसे ज्यादा डर पेमेंट से रिलेटेड ही होता है। एक्सपोर्ट में से प्रॉब्लम आती है, मतलब या पेमेंट नहीं आती है, तो उस केस में क्योंकि हमारे को सबसे ज्यादा डर पेमेंट से रिलेटेड ही होता है। इंडिया से बाहर एक पैकेट तो जाएगा नहीं, बल्क में भेजेंगे। है। जी। तो अगर कोई व्यक्ति बल्क में भेजता है तो पेमेंट का कैसे सिक्योर रहता है? देखिए, पेमेंट के लिए एक इनको टर्म्स बनाए गए हैं और जो इंटरनेशनली लेवल पे एक्सेप्टेड हैं। उसमें ये होता है कि जो नए लोग हैं, उनको हमेशा एडवांस में काम करना चाहिए। अगर एडवांस नहीं है, तो कुछ पार्ट आपको एडवांस लेना चाहिए और कुछ पार्ट आपको शिपमेंट होने के बाद लेना चाहिए। इन चीज़ों के हिसाब से आपका पेमेंट सेफ है। वैसे एलसी भी सेफ है, लेकिन एलसी उन लोगों को करनी चाहिए जो अपने काम में पारंगत हो जाते हैं या जिनको टाइम हो जाता है, क्योंकि एलसी तभी आपकी सफल हो पाती है जब आपके कागज बिल्कुल सही होंगे, उसमें कोई कमी नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी। तो नए लोगों को हमेशा एडवांस पे ही काम करना चाहिए। यानी एडवांस पेमेंट पे। बट सर कई बार ऐसा होता है कि अब सामने वाला व्यक्ति है, उसे भी डर होगा हमारी तरह। जैसे बायर है भाई, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कोई इंपोर्ट भी तो करेगा, उसे भी डर रहेगा। तो वो हमें एडवांस पेमेंट क्यों देगा? देखिए, बायर अगर आपसे माल लेने के लिए राजी हो रहा है या आपको ऑर्डर देने के लिए रेडी हो रहा है, तो बायर आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें जान चुका होता है। बायर आपसे डायरेक्ट ऑर्डर नहीं आपको डायरेक्ट ऑर्डर नहीं देगा। बायर जाएगा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के थ्रू, जहाँ पे आप बी टू बी फेयर लगाते हैं, या फिर वो अपने जो आपकी डीजीएफटी है, वहाँ से आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करेगा, आपकी डिटेल्स चेक करेगा
उस वहाँ से संतुष्ट होने के बाद ही बायर आपको ऑर्डर देगा। बायर ऐसे ऑर्डर नहीं दे सकता है किसी भी नए या अनजान आदमी को। तो सर जैसे एडवांस पेमेंट है उसका मेथड क्या रहना चाहिए? एडवांस पेमेंट का मेथड यही जो एक सक्सेसफुल जो चला आ रहा है वो यही आ रहा है कि आप 25% एडवांस ले सकते हैं, उसके बाद आप माल शिप कर दीजिए। जैसे ही डॉक्यूमेंट आपके हाथ में आते हैं आप बायर को कॉपी मेल कीजिए, उसको बोलिए कि आपका हमने शिपमेंट माल शिप कर दिया है, आप हमारा बैलेंस पेमेंट कर दीजिए, हम आपको डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे या सरेंडर कर देंगे। और यही हम लोग करते हैं और यही सबसे प्रचलित माध्यम है एक्सपोर्ट करने का। तो यानी 25-75 का एक रेशियो सेट 20, 25, 30 तक आपको एडवांस मिल जाता है, वो डिपेंड करता है बायर बायर चीज पर। बाय टू बाय। और यानी इसमें हमें एक बात और समझ में आई कि हमें घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने जैसे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं, ईसीजीसी है, ये हमारे जो पेमेंट है उसको बहुत सिक्योर रखती है, मतलब सिक्योर करती जैसे है। आपको अगर कोई बायर चाहिए तो आप इसी से उसका पता कर सकते हैं, उसका पूरा चिट्ठा निकलवा सकते हैं कि बायर कैसा है, इसकी क्रेडिट रेटिंग कैसी है। तो ईसीजीसी आपको बता देगा बायर रिस्की है, मॉडरेट है या लो रिस्क पे है। ये तो तो बायर अच्छी जी, बात है। और उसके साथ ही ईसीजीसी आपके पेमेंट को कवर भी करता है। अगर आपका पेमेंट बायर किसी वजह से रोक लेता है तो जो आपकी शिपमेंट की इनवॉइस वैल्यू है हम्म। उसका 80% तक ईसीजीसी आपको वापस कर देता है। वो मान के चलता है कि इसमें आपको प्रॉफिट नहीं दिया, आपकी कॉस्ट तो रिकवर कर देती 80%? है। जी, 80% को आपको वापस कर देगा। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि हमें 80% का हमारा जो पेमेंट है वो सिक्योर हो रही है। तो सर अब जैसे कोई न्यू कमर्स है, उनको एक्सपोर्ट के लिए क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी डॉक्यूमेंटेशन में? जैसे देखिए कि डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत बात की चीज़ है। पहले आपको चाहिए ऑर्डर, ऑर्डर ऑर्डर के लिए आपको चाहिए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। जो लोग नए आना चाहते हैं वो सबसे पहले ये देखें कि उनकी जो सोर्सिंग है या वो जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो कैसी है। क्या वो कॉम्पिटिशन लड़ पाएँगे? या फिर कॉम्पिटिशन। यस, या फिर क्या वो इंटरनेशनल क्वालिटी का माल बना रहे हैं? एक्सपोर्ट तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन क्या आप जो बना रहे हैं या जो आप बेच रहे हैं, उसकी क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है? यानी अगर प्रीमियम क्वालिटी चलेगी। आपको सिर्फ रेट सस्ती नहीं करनी है, आपको क्वालिटी भी मेंटेन करके चलनी है, आप तभी बायर को से ऑर्डर ले पाओगे, जब आपके पास क्वालिटी होगी और प्राइस भी कॉम्पिटिटिव होगी, उसके साथ आपकी पैकेजिंग अच्छी होगी और आप टाइम पे डिलीवरी देने में सक्षम होंगे। इसके लिए आपका सोर्सिंग नेटवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आप ये सब कर पाएँगे। तो जैसे आप इंडिया में डिले कर देते हैं डिलीवरी में या पेमेंट में या किसी भी चीज़ में, पेपर वर्क में, ऐसे आप एक्सपोर्ट में नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा बेसिक लेवल तो यही हो गया। हमें क्योंकि इंडिया में प्रचलित है सर, जैसे हम जानते हैं लेज़ीनेस बहुत है कि कोई बात नहीं, फ़ोन से ऐसे ही सब चीज़ें कर दी। तो फ़ोन से अगर सब चीज़ें करना है, तो फिर तो वो फिर वो इंडिया में इंडिया में नहीं ही चल चल सकता है, वो सकता है, वो बाहर नहीं बाहर चल नहीं जी, चल सकता। नहीं सकता। चल सकता। तो सर हमने एक सीएचए नाम की टर्म भी सुनी है। हाँ, सीएचए कस्टम हाउस एजेंट होता है। जी। तो सर जैसे एक होता है सीएचए के थ्रू जाना, एक आजकल ई-कॉमर्स भी बहुत है। अमेज़न भी बी2बी एक्सपोर्ट करवा रहा है ये, बहुत अच्छे से। तो ई-कॉमर्स के थ्रू जाना चाहिए या फिर इन सब के थ्रू जाना चाहिए? देखिए दोनों में फ़र्क है। सीएचए के थ्रू आप जो बोल रहे हैं, हुँ। वो बड़ी शिपमेंट, बड़े कंसाइनमेंट के लिए होता है। वहाँ पे आपको जो माल कस्टम क्लीयरेंस कराना पड़ता है। अमेज़न या बी2बी पोर्टल के थ्रू आप जो माल बेचते हैं, उसमें आपकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, आपको माल अमेज़न को भेजना है, वो वहाँ से कस्टम क्लीयरेंस और सारी चीज़ें कोरियर कंपनी के थ्रू कराते हैं। तो सीएचए का रोल वहाँ पे होता है जहाँ पे हमें शिपिंग बिल भरना होता है। शिपिंग बिल तभी भरा जाता है जब हम उसको बड़े लेवल पे करते हैं। जब हम कोरियर से भेजते हैं तो वो उसके लिए इतनी सीएचए की ज़रूरत नहीं है, उसकी कंप्लायंसेस अमेज़न वगैरह खुद अपने लेवल पे कराती है। तो सर सबसे बड़ी गलतफ़हमी कौन-सी है जो व्यक्ति जब एक्सपोर्ट बिज़नेस में आता है? सबसे बड़ी गलतफ़हमी यही है कि अगर किसी के पास बायर का कॉन्टैक्ट है तो वो समझता है कि उसे ऑर्डर मिल जाएगा। बहुत से लोग इसी भ्रम में शुरू कर लेते हैं कि मेरे पास तो बायर्स की ईमेल है, बायर हुँ, के हुँ। फ़ोन नंबर हैं या बायर का व्हाट्सएप नंबर है, तो मैं उसको कॉन्टैक्ट करूँगा, मैं अपना माल सस्ता उसको ऑफ़र करूँगा और वो मुझे ऑर्डर दे देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बायर्स के पास अपने खुद के फ़िल्टर्स और स्पैमर्स होते हैं, उनके पास
पूरी दुनिया से हज़ारों मेल जाते हैं और ये संभव नहीं है कि वो हर मेल को पढ़ सके। तो वो उन्हीं मेलों उस तक उसके इनबॉक्स तक वही मेल पहुँचते हैं जो जिनको वो जानता है, जिनको वो रिकॉग्नाइज़ करता है। अनरिकॉग्नाइज्ड मेल जितने भी होते हैं वो सारे स्पैम फ़ोल्डर में जाते हैं, बाहर तक नहीं पहुँचते हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास ये ईमेल आईडी है और हम एक्सपोर्ट कर लेंगे, तो भैया मुझसे ले जाओ, मेरे पास बहुत हैं, आप नहीं कर पाएँगे। तो सर जब आपने अपना पहला ऑर्डर लिया तो आपने कैसे लिया उसको और कौन-कौन से आपने परेशानियाँ फेस की? देखिए, जो सबसे आसान तरीका है एक्सपोर्ट में ऑर्डर लेने का वो यही है कि आप जिस भी प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उसकी प्रमोशन काउंसिल की मेंबरशिप लीजिए, ईपीसी बोलते हैं जिसको। और उसकी मेंबरशिप लेने के बाद वो बी टू बी ट्रेड फेयर्स लगाते हैं। वो बड़े स्तर पे खरीदारों को अपने यहाँ बुलाते हैं, फेयर में इनवाइट करते हैं। एक जगह पे सारे वेंडर्स को इकट्ठा करके उनसे प्रदर्शनी लगवाते हैं। और वहाँ पे अगर आपका सामान उनको पसंद आ रहा है, बायर को, तो वो ऑर्डर दे देते हैं। क्योंकि उसके पीछे आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल खड़ा हुआ है। बायर आपको नहीं जानता, लेकिन ईपीसीएच को जानता है। एपीसीएच जगह यस। बिना बड़ी इन्वेस्टमेंट के हम एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते क्योंकि हम लोग तो जैसा मानते हैं कि एक्सपोर्ट मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। हमें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। एक्सपोर्ट शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। एक्सपोर्ट शुरू करने के लिए चाहिए आपके पास सही प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट की जानकारी, उस प्रोडक्ट की जो मार्केट है उसकी जानकारी और आपकी बायर तक पहुँच। आप अगर बायर तक पहुँच बना लेते हैं, आप वो बायर को कन्विंस कर लेते हैं कि मैं जो प्रोडक्ट दे रहा हूँ, वो सिर्फ़ प्राइस ही उसकी कॉम्पिटिटिव नहीं है, बल्कि उसकी जो क्वालिटी है वो उसकी वैल्यू एडिशन है। तो बायर उस प्रोडक्ट के लिए अगर एग्री हो जाता है तो आपको ऑर्डर दे देता है। हाँ, तो जब बायर आपको ऑर्डर दे देता है, हुँ, हुँ। तो उसको आप ज़रूरी नहीं कि उसकी आप मैन्युफैक्चरिंग करें या उसकी फिर ये फैक्ट्री लगाएँ। उसको आप बाज़ार से खरीद सकते हैं, उसको अच्छी जगह से सोर्स कर सकते हैं। उसमें आपको ठीक है मार्जिन शुरू में कम मिलेगा, लेकिन आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। तो बट प्रीमियम क्वालिटी हुई। प्रीमियम क्वालिटी होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको जो है उधारी नहीं देनी। क्योंकि उधारी अगर बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसमें कि आपकी इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा बचती है। आपको कुछ पैसा एडवांस मिल जाता है जिससे आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप शिपमेंट कंप्लीट करते हैं आपका सारा पैसा वापस आ जाता है और मुझे नहीं लगता कि बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। यानी हम छोटी इन्वेस्टमेंट से भी शुरू करते हैं और गवर्नमेंट भी हमारी हेल्प करे। गवर्नमेंट गवर्नमेंट के कुछ स्कीम्स हैं जिसमें कि आपको जो है इंटरेस्ट बैंक लेती है, वो इंटरेस्ट वापस मिल जाती है। तो सर जैसे आपने मतलब शुरुआत की तो कैसे-कैसे आपने शुरुआत की? क्या-क्या परेशानी आई? मुझे शुरुआत में बहुत परेशानी आई क्योंकि जब 2015 में मैंने पहला ऑर्डर लिया था, मेरे पास ऑर्डर था लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ, तो मुझे बहुत परेशानी आई, मुझे अपने ऑर्डर के लिए बहुत भटकना पड़ा, इधर-उधर जाना पड़ा। उसके बाद कहीं बहुत मुश्किल से वो ऑर्डर पूरा हो पाया। लेकिन उस ऑर्डर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और उसके बाद मैंने जो है उन सब गलतियों से सीख कर आगे फिर अपना काम स्टार्ट किया। यानी पहले ऑर्डर में हमेशा हर एक व्यक्ति को परेशानी आती है। 2009 से सर इस उसमें हैं एज़ अ गेस्ट फैकल्टी और 2015 में आपने फर्स्ट अब ऑर्डर किया। सर को भी परेशानी हुई, तो हमें भी परेशानी होगी बट वही बात है कि हमें उस चीज़ को समझ के इम्प्लीमेंट करना है और प्रॉपर अपना जज़्बा उसमें होना चाहिए। क्योंकि कई बार होता है कि हम पहले में ही सोचते हैं फिर हार मान लेते हैं। जी, वो हार नहीं माननी चाहिए। हार नहीं माननी चाहिए, तो सिर्फ निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। नया एक्सपोर्टर कैसे अपना प्रोडक्ट को चुने, मार्केट में कैसे लेके आए? मतलब एज़ अ इंडियन मार्केट और फॉरेन मार्केट है, उसमें तो बहुत डिफरेंस है। कल्चर भी अलग है, सब चीज़ अलग है, तो कैसे चुनाव करें? सबसे पहले जो एक्सपोर्ट लाइन में जाना चाहते हैं उनको चुनाव करना चाहिए मैं क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। उसको ये देखना चाहिए कि ये प्रोडक्ट कहाँ पे आसानी से बन जाएगा। अब कोई जैसे मैं ग्लास का काम करता हूँ, मेरे मेरे ग्लास के प्रोडक्ट्स हैं, ग्लास हैंडीक्राफ्ट एंड डेकोरेटिव आइटम्स, ठीक है? अगर कोई दिल्ली में बैठा बंदा चाहता है कि वो ग्लास के आइटम्स का व्यापार कर ले, तो उसके लिए बहुत महँगा पड़ेगा। यहाँ दिल्ली से फिरोज़ाबाद भागना, वहाँ से सारा काम कराना, जबकि मैं फिरोज़ाबाद में बैठा हूँ,
तो जो मेरे आसपास इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्री में मैंने बचपन से देखा है, मैंने सारा कांच का काम देखा है, तो वो मेरे लिए ईजी है। ऐसे ही जो लोग नया एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उनको, जैसे कोई नोएडा रह रहा है तो उसको गारमेंट में देखना चाहिए, गारमेंट के बारे में सीखना चाहिए, क्योंकि उसको वहाँ पे ईजी अवेलेबल है। वहाँ पे उसको रॉ मटेरियल आराम से मिल जाएगा, उसको लेबर आराम से मिल जाएगी, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, उसको जरूरी नहीं फैक्ट्री लगानी है, वो अपना जॉब वर्क पे भी काम करा सकता है। तो सबसे पहले तो यही देखना चाहिए। उसके बाद डिमांड, आप किस कंट्री में करने जा रहे हैं। अगर आपने कोई कंट्री चुनी है तो फिर वहाँ के हिसाब से देखना चाहिए कि वहाँ का कल्चर क्या है। जैसे चाइना वाले दिवाली नहीं मनाते, लेकिन वो दिवाली पे बहुत बिजनेस करते हैं। ऐसे ही हम लोग क्रिसमस नहीं मनाते, लेकिन हम क्रिसमस पे बहुत करोड़ों का बिजनेस करते हैं। इंडिया से बहुत क्रिसमस ऑर्नामेंट्स एंड डेकोरेशन के लिए बहुत सारे आइटम्स जाते हैं। तो वही है कि वहाँ के हमने कल्चर को अडॉप्ट किया है अपने अपने काम में। जो चीज़ हमारे किसी काम की नहीं है वो चीज़ हम बाहर बेच रहे हैं, क्योंकि क्रिसमस ऑर्नामेंट्स जो हम बनाते हैं वो हम अपने घर में नहीं सजा सकते, लेकिन हम उनका हम व्यापार कर रहे हैं। तो वही है कि जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है या जो मेरे कल्चर से रिलेटेड है वो मुझे एक्सपोर्ट नहीं करनी है, जो मेरे क्लाइंट को चाहिए वो करना है। मैं अगर चाहूँ कि मैं अमेरिका में लक्ष्मी गणेश बेच के एक्सपोर्ट करूँ, वो पॉसिबल नहीं होगा। तो मार्केट के हिसाब से हमको अपने प्रोडक्ट को अडॉप्ट करना पड़ता है। यानी क्लाइंट ओरिएंटेड माइंडसेट होना ये चाहिए। ठीक है। और सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है माइंडसेट में? माइंडसेट में प्रॉब्लम ये आती है कि लोग, जो खुद को अच्छा लग रहा है वो सोचते हैं क्लाइंट को भी अच्छा लगे। इंडिया में हाँ, यही होता है। हमको भी कभी कभी लगता है कि ये आइटम अच्छा लग रहा है, हमारे ग्राहक को भी पसंद आएगा, जबकि होता उसका उल्टा है। ग्राहक वो चीज़ उठाता है जो हमको लगता है कि ये तो देखेगा भी नहीं। तो कुछ कह नहीं सकते, ये तो ट्रेंड एंड फोरकास्ट होते हैं। वो हमें टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। हम वहाँ की मैगजीन्स पढ़नी चाहिए, वहाँ के ट्रेड शोज़ को फॉलो करना चाहिए, या वीडियोस देखनी चाहिए, या हमको पिंटरेस्ट, गूगल, यहाँ से सारी चीज़ें टाइम टू टाइम पता करते रहना चाहिए कि क्या नया चल रहा है। क्या नया चल रहा है? इसके लिए सबसे ज़्यादा आप अमेज़न पे जाइए, alibaba.com पे जाइए, वहाँ से आपको पता चलेगा कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है और क्या उसकी प्राइसिंग है। तो ये सब चीज़ें आपको कॉम्पिटिटिव बनाती तो मार्केट में उतरने से पहले हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। हैं। जी, बिल्कुल। आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया का प्रोडक्ट आपको चूज करना, लाइक ओडीओपी। यस। ओडीओपी की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में देखिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छे से अवेलेबल हो। वो ये आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास सोर्सिंग होनी चाहिए। सोर्सिंग अगर आप दिल्ली बैठ के फिरोजाबाद से ग्लास सोर्स कर सकते हैं तो बेशक करिए आप। जहां आपको सस्ता पड़े और प्रीमियम पड़े, ये मेरा मकसद है। जी। एक सफल एक्सपोर्टर और एक औसतन एक्सपोर्टर के बीच में क्या अंतर है? देखिए, औसत एक्सपोर्टर जो होता है उसका अगर काम शुरू हो गया तो फिर वो आराम से बैठ जाता है। सफल एक्सपोर्टर कभी भी आराम से नहीं बैठता है, वो लगातार प्रयास करता रहता है अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। लगातार वो प्रयास करता रहता है अपनी जो कैटेगरी है उसमें और ज़्यादा आइटम्स ऐड करने के लिए, अपने क्लाइंट्स के साथ निरंतर संपर्क में रख के, और उसके साथ समय समय पे अपडेट देने के लिए, इन सब यानी अपडेट रहना मार्केट। अपडेट रहना पड़ता है। हाँ, तो ये कुछ हमने एग्जाम्पल देखे हैं मार्केट में, जो पहले ब्रांड्स चलते थे वो आज नहीं चलते, नहीं चलता। क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नोकिया नोकिया सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एंड कोडेक। हम्म। तो ये ऐसे ब्रांड्स हैं जो एक टाइम पे बहुत ज्यादा प्रचलित थे। लेकिन ये मार्केट के हिसाब से नहीं चले, इनको ये लगा के ये जो बना रहे वही बिकेगा, मार्केट से आउट हो गए। जबकि ऐसा नहीं होता है, मार्केट तेजी से बढ़ती है और हमें बहुत तेजी से ही अपने आप को बदलना पड़ेगा। सर जैसे कि अभी आपने बताया अलीबाबा, इंडिया मार्ट, तो ये क्या अभी भी काम करते हैं उतनी ही देखिए, अलीबाबा, इंडिया मार्ट और ग्लोबल सोर्स जो प्लेटफॉर्म है, ये सारे आपको लीड्स दे सकते हैं। लीड्स दे सकते? लीड्स दे सकते हैं लेकिन ये ऑर्डर नहीं दे सकते। लीड्स का मतलब होता है कि एक इंक्वायरी, इनको आप उसको चेज करें, और एक इंक्वायरी के पीछे वो एक इंक्वायरी 50-60 लोगों के पास जाती है, तो उसमें ऑलरेडी इतना कंपटीशन होता है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो सर फिर क्या करना चाहिए? जैसा कि मैंने बताया, आप B2B फेयर में लगाइए। इसके अलावा आप लिंक्डइन के थ्रू करिए। इसके अलावा एक रास्ता और है बाइंग एजेंट्स का। हर एक पाएंगे। क्लाइंट्स ने अपने बाइंग ऑफिस इंडिया में बना रखे हैं, तो वो अपने बाइंग एजेंट्स को, कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, कोई इंक्वायरी होती है, या कुछ उनको ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे भेजते हैं।
तो आप बाइंग एजेंट्स के साथ अच्छे संबंध बनाइए, उनके साथ फ्रीक्वेंट टच में रहिए। अगर उनको आपके प्रोडक्ट के हिसाब से कोई इंक्वायरी आती है तो वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आप उनके साथ इतना कॉन्फिडेंस तो बना ही सकते हैं कि उनको ये यकीन हो कि ये प्रोडक्ट आप ही बना सकते हैं, तो वो आपको ज़रूर अप्रोच करेंगे। हुँ। तो यानी आपके अंदर की क्वालिटी उनको दिखनी चाहिए कि आप जो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बेस्ट है। क्योंकि कॉम्पिटिशन में आप ऐसे ही कम्पीट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। मार्केट बहुत तेज़ी से अपग्रेड हो रही है, तो हमें भी अपने आप को उसी हिसाब से अपग्रेड करना होगा। सर, कौन से डॉक्यूमेंट्स में हर एक एक्सपोर्टर को अपने आप को मास्टर करना चाहिए? मतलब वो डॉक्यूमेंट के बिना कुछ नहीं हो सकता। देखिए, कॉमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, शिपिंग बिल और बीएल, पेयर। ये 4 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं कि इन पे आपका पूरा एक्सपोर्ट निर्धारित करता है। अगर ये चारों डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी मिसमैच होता है, तो उसी स्टेज पे आपका एक्सपोर्ट रुक जाएगा। तो ये 4 चीज़ें एक तरह से मैंडेटरी है, इनएविटेबल है। देखिए, जो मेन होते हैं वो कॉमर्शियल इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट होते हैं, जो कि एक्सपोर्टर को खुद बनाने होते हैं। हुँ। शिपिंग भी ज़्यादातर क्या होता है, बड़े एक्सपोर्टर्स तो अपने यहाँ खुद ही बंदे रखते हैं, वो बनाते हैं। छोटे एक्सपोर्टर्स के लिए सीएचए होता है, वो उनका शिपिंग बिल जनरेट करके देता है और बीएल बायर का फॉरवर्डर बनाता है। लेकिन उनमें भी वही जानकारियाँ भरी जाती हैं जो आप अपने कॉमर्शियल इनवॉइस में देते हैं। तो कॉमर्शियल इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई ऐसी गलती ना हो जिससे कि आपका किसी भी लेवल पे शिपमेंट रुक जाए या होल्ड हो जाए। तो हमें डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ध्यान रखना है, हमें ना अपनी शिपमेंट को होल्ड करवाना, ना रुकवाना और क्वालिटी पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दें। कभी-कभी क्या होता है कि हम गलत साइज़ मेंशन कर देते हैं पैकिंग लिस्ट के अंदर, जिससे कि शिपमेंट शॉर्ट हो जाती है, कंटेनर भर जाता है, माल हमारा बचा हुआ रह जाता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। ये तभी होगा कि आपको सही जानकारी हो, कैसे सीबीएम कैलकुलेट करते हैं, कैसे साइज़ मेंशन करते हैं, कैसे आप नेट वेट, ग्रॉस वेट कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें पैकिंग लिस्ट में मेंशन की जाती हैं। इन सब चीज़ों के आधार पे और आपको सही एचएस कोड का भी ज्ञान होना चाहिए। एचएस कोड सही होगा तभी कस्टम से माल क्लियर हो पाता है, अगर आपका एचएस कोड गलत है, तो वो माल कस्टम में फँस जाएगा। अब सर आप मतलब इतना बता ही रहे हैं, एचएस कोड के भी बारे में बता दीजिए, एचएस क्या कोड ज़रूरत होती है? इंटरनेशनल लेवल पे सभी प्रोडक्ट को कुछ कोड दिए गए हैं। तो हर प्रोडक्ट का अपना एक यूनिक कोड होता है। यानी उसका नाम कह सकते हैं। हाँ, आप इनवॉइस में क्या डिस्क्रिप्शन भर रहे हैं उससे वो मायने नहीं रखता। आप किस एचएस कोड को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो ड्यूटी लगती है वो एचएस कोड के हिसाब से लगती है, ना कि आपके आइटम के हिसाब से। तो सही एचएस कोड आपको ड्यूटी के किसी भी झमेले में फंसने से बचाएगा और आपके क्लाइंट को भी। अगर आपने यहाँ से कोई गलत एचएस कोड में माल भेज दिया, यहाँ से चलो पास भी हो गया, वहाँ पे उसको हो सकता है ज़्यादा ड्यूटी पे करनी पड़े, गलत एचएस कोड। तो ये भी ध्यान रखना है, एक एक्सपोर्टर का काम होता है कि वो कोई गलत एचएस कोड मेंशन ना करे। तो एक अनवांटेड प्रॉब्लम में ज़बरदस्ती फँसने से ज़्यादा अच्छा थोड़ी बेसिक जानकारी ले ली जाए, क्योंकि इम्पोर्टर को सबसे ज़्यादा सुविधा देनी है। अगर वो थोड़ा-सा भी प्रॉब्लम में आएगा वो आगे आपसे काम तो आगे काम नहीं करेगा और एक बिज़नेस पर्सन या एक एंटरप्रेन्योर वही होता है, जो अपने क्लाइंट को इतनी सुविधा दे दे कि उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। वो हैसल फ्री प्रोसेस रखनी है, हैसल फ्री, जिससे उसको कोई आगे परेशानी ना हो और बहुत स्मूथली उसका शिपमेंट उसके वेयरहाउस तक पहुँच जाए। ताकि वो आगे तक आपसे जुड़ा रहे और आगे तक आप ही से ही काम ले। सिर्फ फ्राइट रेट नेगोशिएशन कैसे कर सकते हैं? देखिए, फ्रेट रेट के लिए आपको 3-4 शिपिंग लाइन और फॉरवर्डर्स से प्राइस लेनी चाहिए। जब भी आपको कोई शिपमेंट करनी है, आप जैसे सी&एफ या सीआईएफ कर रहे हैं, तो उसमें आपको शिपिंग लाइन और फॉरवर्डर से 3-4 लोगों से प्राइस लेनी चाहिए और उनके बीच में कॉम्पिटिशन क्रिएट करना चाहिए। जो सबसे सस्ता दे, उसको आप काम देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि उनसे आपको रिटर्न में लेना चाहिए कि ये प्राइस वैलिडिटी कितने दिन तक है। क्योंकि होता ये है कि आपने आज उनसे प्राइस ली है और आपका शिपमेंट 2 महीने बाद जाएगा। तो वहाँ पे फिर वो मुकर सकते हैं कि ये प्राइस बढ़ गए हैं, तो वो अननेसेसरी आपका खर्चा बढ़ाएगा, आपके मार्जिन्स को कम करेगा। इसलिए उनसे रिटर्न में ले लेना चाहिए और प्राइस वैलिडिटी भी साथ में रखनी चाहिए, जैसे 60 दिन या 70 दिन या 75 दिन जो भी है। हाँ, क्योंकि एक शिपमेंट के लिए कम से कम हमें 90 डेज़ लग जाते हैं। भई आप कुछ भी चीज़ शुरुआत करेंगे, ऑर्डर लेंगे, फिर उसकी तैयारियाँ करेंगे,
तो कम से कम आपको टाइम लग जाता है। अब उसमें प्राइस चेंज ना हो जाए, तो जैसे सर ने कहा, एक टाइम पीरियड उनसे ज़रूर पूछ लेना चाहिए। क्योंकि होता है ऐसा है कि अगर हमको आज कोटेशन देनी है तो हम आज की रेट लेंगे, जबकि माल जाएगा आपने जैसे बताया 3 महीने बाद, तो 3 महीने बाद उसकी रेटें चेंज हो जाएँगी। तो अ, आप उससे रेट इस तरीके से लेंगे कि भई 3 महीने बाद मेरा शिपमेंट जाएगा, तब के हिसाब से रेट बता। आप उसको रिटर्न में लेके बाउंड कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। और बाकी सर, जैसे आपने बताया शिपमेंट में 2-3 लोगों से कोटेशन लेना, इसमें तो इंडिया माहिर है। जी। लोग माहिर है, 2-4 जगह से बात करके ही काम करते हैं, एक जगह से नहीं नहीं, करते। करना भी चाहिए। तरीका तो यही होता है। बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे यहाँ से सामान जाएगा, तो डैमेज होने का भी खतरा रहता है। तो वो अनवांटेड ट्रांज़िट डैमेज से बचने का क्या तरीका है? देखिए, आपको जो पैकिंग है वो एक्सपोर्ट ग्रेड बनानी चाहिए। एक्सपोर्ट ग्रेड एक्सपोर्ट ग्रेड पैकिंग में यही होता है कि आप जो इनर पैकिंग बना रहे हैं वो 5 प्लाई से कम की नहीं होनी चाहिए, और जो मास्टर पैकिंग है वो 7 प्लाई से कम की नहीं होनी चाहिए, और उसमें भी क्राफ्ट पेपर का यूज़ होना चाहिए। और इसके साथ आपको पर प्रॉपर कुशनिंग देनी पड़ती है उसमें, जैसे कि आप कहीं पे फ़ोम का इस्तेमाल कर रहे हैं, या कहीं पे बबल्स लगा रहे हैं, या कहीं पे आप थर्माकोल लगा रहे हैं। उसके साथ आपको अपनी फैक्ट्री के अंदर उसका इंटरनल ड्रॉप टेस्ट भी करना चाहिए। इंटो ड्रॉप टेस्ट करने से ये होता है कि आपको ये मेक श्योर हो जाएगा कि अगर आपका माल रास्ते में कहीं किसी के कहीं पे भी किसी भी स्टेज पे हाथ से छूट के बॉक्स गिरा, तो अंदर माल टूटेगा नहीं। मतलब ड्रॉप मतलब गिरना, गिरा हाँ, ड्रॉप टेस्ट वो प्रोसेस होती है जिसमें एक कार्टन को 18 बार अलग-अलग एंगल से गिराया जाता है। वो भी 18 बार। जी, जितने भी उसके एंगल्स होते हैं तो उससे गिरा के उसको देखते हैं, और उसके बाद भी अगर माल आपका सेफ निकलता है, तो तभी आपकी पैकिंग ड्रॉप टेस्ट सेफ मानी जाती है। तो यानी जैसे बबल्स बताया सर ने, बबल पैकिंग भी हमने बहुत देखी है, फ़ोम पैकिंग भी देखी है। तो पैकिंग इस तरह करनी है हाँ, कि इसमें एक फिर चीज़ और ना भी टूटे। इसमें एक चीज़ और भी है, आजकल कुछ देशों में प्लास्टिक को अवॉइड कर रहे हैं, प्लास्टिक के लिए हाँ मना सर, कर। प्लास्टिक अवॉइड कर रहे हैं, एक्चुअली प्लास्टिक को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। हाँ, तो वहाँ पे लोग कोरुगेटेड रोल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल तो पैकिंग ऐसी आ रही है कि आपके का पेपर बोर्ड के ही इस तरीके से पैकिंग आ रही है कि उसमें आपको थर्माकोल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पे भी सॉरी ड्रॉप टेस्ट पास हो जाता है। हुँ। हाँ। सर, एक्सपोर्ट का पेपर वर्क आसान करने के लिए कोई इनसाइडर टिप, इस जैसे आप इतने सालों से करते आ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको टेम्पलेट्स बना के रखनी चाहिए। टेम्पलेट। टेम्पलेट्स जैसे आपने इनवॉइस या पैकिंग लिस्ट का आपने टेम्पलेट बना लिया, और जो परमानेंट चीज़ें उसमें भरी जाती है वो भरी रहने दें, और बाकी जो कुछ चेंजेस जो होते हैं शिपमेंट के हिसाब से वो सारी डिटेल भरें, तो उसमें गलती होने की संभावनाएँ कम रहती हैं। इसके अलावा आपको एक चेकलिस्ट बनानी चाहिए। चेकलिस्ट। यस, चेकलिस्ट में हमको ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है कि हमको कौन से पेपर्स तैयार करने हैं, कौन से उसमें डिटेल्स भरनी है। सारी अगर चेकलिस्ट पे आप तैयार करके रखेंगे, तो शिपमेंट के टाइम पे जो गलतियाँ होती हैं, उनसे बचेंगी। इसके अलावा आजकल कुछ सॉफ्टवेयर भी आ रहे हैं, जो इनवॉइसिंग के लिए और पैकिंग लिस्ट बनाने के लिए, तो वहाँ पे आपको डिटेल्स भरनी है और सारी चीज़ें ऑटोमेटिक बना के दे देते हैं, तो वहाँ पे गलतियाँ कम होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन मैं यही सलाह दूँगा, जो छोटे एक्सपोर्टर्स हैं वो अननेसेसरी खर्चा ना बढ़ाएँ, और आप अपना टेम्पलेट बना के रखें, और अपनी चेकलिस्ट बना के रखें। जैसे पैक आपने बताया ये 4 थिंग्स मैंडेटरी हैं, तो उसका पहले से ही बना के रख लें, और फिर वो टिक मार करके आपको पता लग जाएगा कि ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई। सर, जो बिगिनर्स होते हैं वो कम रेट पे भी मान जाते हैं, तो ये हानिकारक है या सही है? कैसे, थोड़ा गाइडेंस कीजिए इसमें? देखिए, जो बिगिनर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा डेस्परेट होते हैं काम करने के लिए, हुँ, उनको ऑर्डर चाहिए। ऑर्डर। कभी-कभी वो क्या करते हैं, खुद नुकसान उठा के काम करते हैं, लेकिन मुझे बताया वो क्वालिटी में कंसिस्टेंट नहीं होते हैं। वो कहीं न कहीं क्वालिटी में फ़ेल करते हैं। बायर सस्ता समझ के उनसे ले तो लेता है, लेकिन बाद में बायर भी फँसता है। वो बायर पछताता है, क्योंकि वो दिखाते कुछ और, डिलीवर कुछ और करते हैं। उसके बाद उनका टाइम पे कमिटमेंट पूरा नहीं होता है। टाइम पे जो माल नहीं दे पाते हैं, क्वालिटी इश्यूज़ आते हैं। कभी-कभी तो डॉक्यूमेंट्स में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बिगिनर्स को अपनी क्वालिटी के हिसाब से काम करना चाहिए। वो ये नहीं सोचे कि सस्ता बेच के मार्केट कैप्चर कर लें। उनको अपनी क्वालिटी के दम पे खेलना चाहिए।
बहुत शांत दिमाग, जैसे कहते हैं ना कि ठंडा करके खाना चाहिए, वैसे रहना चाहिए। 1 रुपए की चीज़ अगर आप 8 आने में दोगे, तो बायर भी समझ जाएगा कि ये मुझे क्वालिटी नहीं दे पाया। हाँ, तो हमें वो चीज़ भी ध्यान रखनी है कि बायर को आप फेक ना लगे। हमें जेन्युइन पर्सन दिखना है और जेन्युइन पर्सन ही रहना है। सर, लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए क्यूसी कितना ज़रूरी है? देखिए, आपका जो माल है, वो बायर के सामने क्या इंप्रेशन पेश करेगा, ये आपके क्यूसी के हाथ में होता है, जो आपका इंटरनल क्यूसी होता है। वो ही चेक करता है, वही उस माल को आगे बढ़ाएगा हुँ। और क्यूसी के बिना काम नहीं कर पाएँगे, तो इंटरनल क्यूसी आपके काम में बहुत ज़रूरी है और वही आपका इंप्रेशन बायर के सामने बनाता है कि आपकी क्वालिटी टॉप नॉच जा रही है। यानी क्वालिटी का वही सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। हुँ। तो सर, क्या कभी आपको पेमेंट के रिगार्डिंग कोई इश्यू आया है? जी नहीं, पेमेंट के रिगार्डिंग हमें कभी कोई इश्यू नहीं आया है। पेमेंट पार्ट पेमेंट एडवांस लेते हैं, बाकी अवेंस डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, तो वैसे कभी नहीं आया है। अब एक मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले इंसिडेंस बताया था आपको कि जो हमको एयर शिपमेंट के पैसे काट लिए थे, वो एक आया था, लेकिन उसमें वो गलती हमारी नहीं थी, बायर की गलती की वजह से बायर ने हमारे साथ गलत किया था। तो कभी-कभी हमें अनवांटेड सिचुएशंस भी फेस करनी पड़ती है, उसके लिए हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए। ये लाइफ में कभी भी हो सकता कभी भी उस है। आपको लगा भी होगा इसके बाद कि काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं, उस समय हम बहुत लॉस में थे, करीबन 7-8 लाख रुपए का लॉस हो गया था और जब हमारी कंपनी नई थी, तो जी, ये बड़ी रकम थी हमारे लिए। न 7-8, लेकिन हमको पता था कि ये पैसा भी हमको यहीं से रिकवर करना है। सही बात है, हमने और ज़्यादा काम किया और ज़्यादा ऑर्डर्स हमने बनाए, उसके बाद वो पैसा हमने रिकवर किए। सर, जो स्मॉल एक्सपोर्टर्स हैं, क्या वो भी सीजीसी का मतलब इंश्योरेंस वगैरह ले सकते हैं? इसी की देखिए पॉलिसीज़ होती हैं, उनके जो प्रीमियम होते हैं वो उनकी रिस्क कैटेगरी के हिसाब से होते हैं। जो हाई रिस्क बायर है, उसके प्रीमियम ज़्यादा होते हैं, जो लो लो रिस्क बायर है, उसके प्रीमियम कम होते हैं। तो आपको पहले ये देखना है कि हाई रिस्क बायर है तो काम करना ही क्यों है? सही बात है। ज़्यादा प्रीमियम देके भी काम क्यों करना है? आप मेहनत भी करो और आप ट्रीटमेंट भी दे दो, पैसा ना आए चलो ठीक है। तो सर, अब आगे बढ़ते हैं और हम जानना चाहते हैं कि जैसे अभी आपने बताया गवर्नमेंट बहुत हेल्प करती है, तो डीजीएफटी कैसे हेल्प करती है हमें? देखिए डीजीएफटी आपको ऑथेंटिकेशन देती है। हुँ। अगर बायर आपसे कॉन्टैक्ट करता है, आप बायर से कॉन्टैक्ट करते हैं, तो डीजीएफटी एक माध्यम है बायर को ये पता करने के लिए कि आप जेन्युइन एक्सपोर्टर हैं या नहीं, आपके पास आईईसी है या नहीं। इसके अलावा डीजीएफटी बहुत सारी चीज़ों में आपको गाइडेंस देती है, ट्रेड के बारे में जानकारी मिलती है डीजीएफटी के साइट से और गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है वो डीजीएफटी के माध्यम से ही आपको मिल पाती हैं। और आपके जो प्रोडक्ट की कैटेगराइज़ेशन है वो भी उसमें भी डीजीएफटी आरसीएमसी के थ्रू आपकी हेल्प करती है। आज की डेट में ईपीसीएच की मेंबरशिप लेना भी डीजीएफटी के थ्रू अनिवार्य कर दिया गया है। तो डीजीएफटी ट्रेड के लिए बहुत काम आती है। यानी हमें डीजीएफटी के बारे में हमेशा जानकारी ले लेनी चाहिए और हमेशा अपडेट रहना चाहिए अपडेट है। कि गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस आ रही है, क्या नहीं आ रही है। जैसे अभी रूल्स चेंज कर दिए हैं। पहले आपको एक बार आईईसी बनाना पड़ता था, वो काम करता था। अब आपको हर साल आईईसी अपना अपडेट करना होता है और उसके अलावा आपको आरसीएमसी भी अपडेट करनी होती है। और जब आप किसी भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मेंबरशिप लेते हैं, तो जो पैसा पहले एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अकाउंट में जाता था, हुँ। आज की डेट में वो डीजीएफटी के अकाउंट में जाता है। अच्छा। उसके बाद जब आप एक्सपोर्ट की प्रोसेस पूरी कर लेते हैं, तो बैंक उस एक्सपोर्ट प्रोसेस को रियलाइज़ कर देता है, हुँ। तो डीजीएफटी ही आपको बीआरसी इश्यू करती है। डीजीएफटी की वेबसाइट से आपको बीआरसी मिलती है और बीआरसी सर्टिफिकेट होता है कि आपका एक्सपोर्ट पूरी तरीके से संपन्न हो गया है। बिना बीआरसी जब तक आपकी बीआरसी जनरेट नहीं होगी, वो एक्सपोर्ट कंप्लीट नहीं माना जाएगा। यानी बीआरसी बहुत मैंडेटरी है। थोड़ा-सा और बताएँगे बीआरसी के बारे में? बीआरसी बिल रियलाइज़ेशन होता है जैसे कि आपने पेमेंट लिया, कोई भी विदेश से आपने पेमेंट लिया,
तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपने उसके बदले में माल या सेवा बेची। तो उसके लिए उसके प्रूफ, जैसे आपका इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, शिपिंग बिल और बीएल, उसकी कॉपी बैंक में जमा करनी होती है। बैंक उस इनवॉइस की वैल्यू और जो आपके पास पैसा है उसकी वैल्यू को मैच करता है, और उसके हिसाब से बैंक डीजीएफटी में ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, जहाँ से आपकी बीआरसी जनरेट होती है, और बीआरसी जनरेट होने के बाद ही आपका एक्सपोर्ट कंप्लीट माना जाता है। यानी अगर आपने बीआरसी के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो आपका जो पैसा आ रहा है फॉरेन से, गवर्नमेंट आपसे जवाब मांगेगी, क्योंकि आप भी जानते हैं आतंकवादी गतिविधि, हवाला, ये सब या फिर जो डोनेशंस होते हैं, जो क्या बोलते हैं, सही नहीं होते, कैसे बोलूं, जी। जो हवाला होता है या आतंकवादी होता है, तो इन गतिविधियों से बहुत सा पैसा आता है, तो उसमें ना शामिल हो जाए। तो इसलिए बीआरसी बहुत जरूरी है कि आपने काम किया है, आपने अपनी सेवा दी है, आपने गुड्स को एक्सपोर्ट किया है, उसके बदले पैसे आ रहे जी, आपको ये मेक श्योर करना होता है, 180 दिन का टाइम होता है हैं। कि आपने जो पैसा मंगाया है उसके बदले में आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल की है। सेल की है। अच्छा सर, जैसे 180 दिन आपने बताया, उससे थोड़ा सा ऊपर हो जाता है तो भी क्या गवर्नमेंट इसके ऊपर नहीं, उसके ऊपर हो जाता है, उसके भी प्रोसेस है, उसके आपको फिर प्रूफ देने होते हैं क्यों लेट हुआ, क्योंकि सरकार भी बोलती है कि आप 180 दिन से ज़्यादा उधार नहीं बेच सकते। मान लो आप एक्सपोर्ट करके बैठ गए, आपने पेमेंट ले लिया, अब आप सोच रहे हो कि मैं ये नए लोगों को बता रहा हूँ, आप सोच रहे हो मेरा तो एक्सपोर्ट हो गया, लेकिन वो आपका एक्सपोर्ट नहीं हुआ, क्योंकि जो आपके अकाउंट में पैसा आया है वो सीधा रिजर्व बैंक की नज़र में है। ठीक है, अब रिजर्व बैंक में जब तक उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं जाएंगे, वो यही मानेंगे कि ये पैसा आपने अनुचित तरीके से कमाया है। तो अगर 180 दिन के बाद आपके पास फेमा का नोटिस आ जाएगा। ओहो, तो इन तो सबसे सबसे बचने बचने के के लिए लिए जी, आपको बीआरसी ज़रूर जनरेट करवानी चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जिस पे लोग ध्यान भी नहीं देते। उन्हें लगता है कि हम जैसे लोगों को तो लगेगा कि एक्सपोर्ट कंप्लीट हो गया। नहीं, एक्सपोर्ट तभी कंप्लीट होता है जब आपकी बीआरसी डीजीएफटी पे अपलोड हो जाती सर, छोटे एक्सपोर्टर एआई के द्वारा कैसे हेल्प ले सकते हैं? अब कैसे ग्रोथ ला सकते हैं करियर में? है। एआई से कितना बदलाव आया है, उसका एक मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। भी पिछले एग्जीबिशन में एक बायर मेरे पास आया, उसने मेरे कुछ आइटम्स देखे, उसने लेकिन उसमें कुछ कस्टमाइजेशन करवाया। तो जैसे किसी का कलर चेंज करना है या किसी पे कोई फिनिश चेंज करनी है, तो मेरे पास उस समय सैंपल्स रेडी नहीं थे, उसको बहुत जल्दी थी तस्वीरों के लिए। तो मैंने वो सारी चीज़ें एआई के ज़रिए बनाई, और मेरा बायर उससे सैटिस्फाइड हो गया, और उसने जो है सैंपल के लिए अप्रूवल दे दिया। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि एआई से बहुत मदद मिलती है, बहुत आपका समय बचता है, बहुत आपकी मेहनत बचती है, और जो चीज़ें आप गलत कर रहे हो, तो वो इन चीज़ों में भी बहुत करेक्शन आपको एआई के ज़रिए आप कर सकते हैं। तो यानी जैसे समय बदल रहा है, वैसे ही टेक्नोलॉजी भी बहुत तेजी से बदल रही है। उस टेक्नोलॉजी का आप कैसे यूज कर सकते हैं, वो आपको देखना होगा, लर्न करना होगा। और एक तरह से सर ये चीज भी है, जैसे कहते हैं कि लर्निंग, जो थक गया लर्न करने से, यानी ये समझने से, सीखने से, वो कभी भी कुछ नहीं कर सकता। लर्निंग हमेशा एक यात्रा होती है, इसकी कोई मंजिल नहीं होती। तो आपको हमेशा लर्न करते रहना है, आप थक नहीं सकते। जी। मम्मा, सर अब हम जानना चाहते हैं, क्या एफटीएस छोटे एक्सपोर्टर्स को हेल्प करते हैं क्या? एफटीए सिर्फ छोटे एक्सपोर्टर्स को नहीं, सभी एक्सपोर्टर्स को हेल्प करते हैं। जैसे कि अभी हाल में ही हमारी सरकार का ब्रिटेन की सरकार के साथ एफटीए हुआ है, जिसमें कि हमारे प्रोडक्ट्स वहाँ पे ड्यूटी फ्री हो गए हैं, हम्म। या बहुत कम कुछ आइटम्स पे बहुत कम ड्यूटी होगी, कुछ आइटम्स ड्यूटी फ्री हो गए हैं। हम्म। तो उससे ये फ़ायदा हुआ है कि अब ब्रिटेन में हमारे आइटम ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए हैं। वही एफटीए बहुत जल्द यूरोपियन यूनियन के साथ में होने वाला है, और हम लोग सबसे जो बड़ा इंतजार कर रहे हैं वो अमेरिका के साथ होने वाली बातचीत है एफटीए पे, जो जिसका रिजल्ट आने का हम लोग वेट कर रहे हैं। पूरे एक्सपोर्ट सेक्टर की निगाह उसी पर है, क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ा देश है जहाँ पे हमारा सामान सबसे ज़्यादा जाता है। जाता है। हाँ, तो हम लोग यही वेट कर रहे हैं कि कब सरकार उसमें नेगोशिएट करके एफटीए पे फाइनल ड्राफ्ट जारी करती है, जिससे कि
वहाँ के क्लाइंट्स हमें ऑर्डर्स दे सकें, जो कि अभी इन्होंने होल्ड कर रखे हैं। अच्छा सर, जैसे आजकल हम सुन रहे हैं, न्यूज़ में भी बहुत आ रहा है टैरिफ। फिर टैरिफ से इतना असर क्यों पड़ता है एक्सपोर्ट पे? टैरिफ से असर इसलिए पड़ता है क्योंकि टैरिफ सीधे-सीधे आपके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग बढ़ा देता है। जितना ज़्यादा प्रोडक्ट पे टैरिफ होगा, उतनी ज़्यादा आपका प्रोडक्ट उस देश में महँगा होता चला जाएगा। मान लीजिए कोई चीज़ मैं यहाँ से ₹10 की बेच रहा हूँ, हुँ, अगर उस पे ₹10 टैरिफ हो गया तो वो दुगने दाम हो गए। जैसा कि अमेरिका में इस समय चल रहा है, ₹100 की चीज़ हमारी ₹150 में यहाँ बिक रही है, जो पहले 106 ₹107 की बिकती थी। तो इतना। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि चाइना बैठा हुआ है हमारे कॉम्पिटिशन में। तो सबसे इफ़ेक्ट ये होता है, अगर हमारा प्रोडक्ट महँगा होता है तो लोग चाइना के प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। ये बात भी सबसे बड़ी सर। हाँ, तो टैरिफ एक्सपोर्ट के लिए बहुत नुकसानदायक है। और इम्पोर्ट के लिए? इम्पोर्ट के लिए तो जो इम्पोर्ट करेगा, टैरिफ तो उसको ही देना पड़ता है, ड्यूटी तो उसी को देनी पड़ती है। लेकिन वो इम्पोर्ट क्यों करेगा, जो सामान उसको महंगा पड़ेगा। मान लीजिए हम चाइना से जो झालर इम्पोर्ट कर रहे हैं, अभी सरकार उस पर डबल ड्यूटी करती है, तो जो ₹50 वाली ₹100 की पड़ेगी और ₹70 की मेरे देश में मिल रही है, तो मैं क्यों इम्पोर्ट करूंगा, फिर मैं इम्पोर्ट करूंगा ही नहीं। यानी डोमेस्टिक को बढ़ावा देना, जो गवर्नमेंट सोलर में कर रही है और एग्रो फूड में कर रही है, जिससे यूएस हमसे बहुत नाराज़ है। वो चाहता है कि हम टैरिफ हटा दें, यानी इंडियन गवर्नमेंट टैरिफ हटा दे। अब सर, इंडियन गवर्नमेंट अगर एग्रो में टैरिफ हटा देती है, तो इससे अमेरिका को कैसे फ़ायदा है और इससे हम लोगों को क्या फ़ायदा है? क्योंकि टैरिफ हटाने से उनके जो डेयरी प्रोडक्ट हैं या फार्मा प्रोडक्ट हैं, सॉरी एग्रो प्रोडक्ट हैं, वो यहाँ पे सस्ते हो जाएंगे। यहाँ पे सस्ते होने का मतलब, क्योंकि वो उन लोगों के यहाँ क्या है कि वो जेनेटिक मॉडिफाइड फसलें उगा रहे हैं, या जेनेटिक मॉडिफाइड दूध और ये सारी चीज़ें बना रहे हैं, तो केमिकल डाल केमिकल के साथ, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। और वो आएंगी यहाँ पे तो वो सस्ती पड़ेंगी, तो यहाँ के किसान का फिर सामान कौन खरीदेगा, क्योंकि यहाँ का किसान अपनी मेहनत से उगा रहा है, वहाँ वो केमिकल की मदद से उगा रहे हैं, तो प्रोडक्शन उनका बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो उस हिसाब से उसकी कॉस्टिंग कम हो जाती है। तो इस वजह से यही डर है कि यहाँ का किसान किसान और जो पशुपालक है, उसके रोज़गार पे संकट आएगा। इस वजह से हम लोग हमारी सरकार जो है, उस पे टैरिफ नहीं हटा रही है और या नेगोशिएट कर रही है। तो जो भी लोग होते हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, जो परचेज़ कर लेते हैं, यानी इम्पोर्ट कर लेते हैं और कोल्ड स्टोर वगैरह में लगा लेते हैं। वो सोचते हैं कि इससे बहुत फ़ायदा होगा, बट अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो बहुत नुकसान है। जो भी चीज़ कोल्ड स्टोरेज में होती है, जो पैकेट में होती है, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और जो जीएम क्रॉप्स है वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। वो भी लगता है कि बहुत अच्छा है, ये है, वो है, बट वो एक तरह से केमिकल युक्त है, उसके अंदर केमिकल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश करें कि इंडिया के ही क्रॉप्स को आप खाएँ, उसको ये एडिबल फॉर्म में यूज़ करें। ये हमारा देश इस चीज़ में बहुत रिच है कि हमको फ्रेश फूड मिलता है। यूएस में मोस्टली हर चीज़ पैकेट में बंद होती है, और जो चीज़ पैकेट में बंद होती है उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। हमको सारी चीज़ें फ्रेश मिलती हैं और खुली हुई मिलती हैं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि खुली हुई चीज़ें ही खाएँ, पैकेट बंद चीज़ों को अवॉइड करें। सर, एक्सपोर्ट में सबसे कॉमन स्कैम्स कौन से होते हैं? एक्सपोर्ट में सबसे कॉमन स्कैम्स होते हैं फेक पेमेंट के जो प्रूफ होते हैं। बायर क्या करते हैं कि जो बायर नहीं होते, जो स्कैमर्स होते हैं, वो फेक पेमेंट प्रूफ भेज देते हैं, और उसके बेस पे कभी-कभी अ, जो एक्सपोर्टर्स हैं, वो बीएल रिलीज़ कर देते हैं, बायर को अलाउ कर देते हैं कि वो अपना माल छुड़ा ले। सर, अगले 5 साल में कौन-सी कैटेगरी डोमिनेट करने वाली है? जो कैटेगरी है वो सबसे बड़ी है सोलर, सोलर, ईवी, ईवी। और आपका एआई जनरेटेड सॉफ्टवेयर्स। इसके अलावा जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से एग्रो एग्रो आइटम, ये सारी कैटेगरी है जो आगे चल के बहुत ग्रो करेंगी। जी, तो यानी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में सबसे शुरुआत आप। आइटम्स, यस, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ईवी, सोलर एंड एग्रो। सर, जो आज से शुरू कर रहे हैं, यानी बिगिनर्स हैं, उनके लिए सबसे बड़ी आपकी सलाह क्या रहेगी? तो जो आज शुरू करना चाहते हैं उनके लिए मेरी सलाह ये रहेगी
कि छोटे लेवल पे से शुरुआत करें, बहुत जल्दी पंख ना फैलाएँ और एक कैटेगरी में मास्टरी हासिल करें और अपनी रिसर्च पे ध्यान दें। कंप्लीट रिसर्च करें, उसके बाद जो है वो किसी को अप्रोच करें और तब जाके इस स्टेज में आएँ। सर बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती कौन-सी होती है? बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो उनको लगता है कि जो उन्होंने बनाया है, वो जो उनको अच्छा लग रहा है, वो बाकियों को भी अच्छा लगेगा और यही वो सबसे बड़ी गलती है, जो वो करते हैं। वो अपनी रिसर्च पे काम नहीं करते हैं, वो ट्रेंड एंड फ़ोरकास्ट को ध्यान नहीं देते हैं। जो उन्होंने अपने मन को अच्छा लग रहा है, जो खुद को अच्छा लग रहा है, वो बना लिया, उसे लेके बेचने निकल जाते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। सर आपकी फेवरेट कंट्री टू डू बिज़नेस मतलब जिससे आप सबसे ज़्यादा बिज़नेस करना पसंद करते हैं? मेरी फ़ेवरेट कंट्री अगर पर्सनली देखा जाए तो जर्मनी एंड नीदरलैंड। जर्मनी और नीदरलैंड के जो क्लाइंट होते हैं बहुत अ, क्या बोलूँ, बहुत जेन्युइन होते हैं और इतना जो है डिमांडिंग नहीं होते और जो आप बनाते हैं वो उस चीज़ को ज़्यादातर खरीदना पसंद करते हैं, ज़्यादा कस्टमाइज़ेशन नहीं माँगते और उनके पेमेंट भी सिक्योर होते हैं। जर्मनी, नीदरलैंड। जी। तो यानी यूरोप में आप देख सकते हैं। हाँ जी। कौन-सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट में ओवररेटेड करता है? जो लो क्वालिटी के हैंडीक्राफ्ट है, हमारे देश में ज़्यादातर लोग बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट के नाम पे आप अगर क्वालिटी कुछ कुछ कम आ रही है तो बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट है। हैंडीक्राफ्ट में ऐसा ही आएगा, वेरिएशन आएगा। हुँ। क्यों आएगा? जी, जी। तो वो ओवररेटेड आइटम होते हैं जो लोग बेचना चाहते हैं हैंडीक्राफ्ट के नाम पे। इनकी क्वालिटी या जिसमें वेरिएशन होता है या क्वालिटी सही नहीं होती है और उसको आप हैंडीक्राफ्ट के नाम पे बेच रहे हैं, तो मेरी नज़र में वो ओवररेटेड आइटम होता हो। अगर आपका हैंडीक्राफ्ट भी है तो उसमें भी हाथ का हुनर तो मशीनों से भी ज़्यादा होता है। अगर आप उस पे सही से काम करेंगे तो उसमें कोई कमी नहीं आएगी। सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आज आप यहाँ आए और आपने हमें मतलब एनलाइटन किया कि एक्सपोर्ट कैसे करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं और किन-किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे अपने पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए और मेरे विचार जानने के लिए।